एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद गढ़ को दहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंची महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी संसद और तेलंगाना के लिए पार्टी की स्टार प्रचारक नवनीत राणा ने हैदराबाद में प्रचार के दौरान विवाद खड़ा कर देने वाला बयान दिया है। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बिना नाम लिए ओवैसी बंधुओं पर प्रहार किया। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान का जिक्र करते नवनीत राणा ने कहा, छोटा कहता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो तो हम दिखाएंगे क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है कि तुम्हें 15 मिनट लगेंगे मगर हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेगा। 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटाया तो छोटे और बड़े पता नहीं चलेगा कहां से आए और कहां चले गए। साल 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया था। ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें कितना दम है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दिल्ली में आगामी 25 मई को मतदान होना है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार पहले की तुलना में मुकाबला बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी इन तमाम सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या को माना जा रहा है। राजनीति से जुड़े जानकार मान रहे हैं कि इस बार दिल्ली की तमाम सीटों पर मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे में जिस भी पार्टी के उम्मीदवार को मुस्लिम समुदाय का वोट ज्यादा मिला, उसकी जीतने की संभावना दूसरे की तुलना में थोड़ी ज्यादा जरूरी रहेगी। यह सीट वर्ष 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई। 2009 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मतदान डाले गए। इस लोकसभा सीट से तहत सिलमपुर, ब्राडी, घोड़ा, सीमापुरी, गोकल, पबरपुर, करावल नगर, रोहतास नगर समेत कुल 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बात मुस्लिम मतदाताओं की करें तो इस लोकसभा सीट के तहत दिल्ली के सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता आते हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का कुल प्रतिशत 20.7% है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। राज्य में कुल 42 सीटों हैं जिन पर बारी बारी से 7 चरण में चुनाव होने हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला बसपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। पीएम मोदी भी बसपा को बढ़त दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में 12 मई को उत्तर 24 परगना में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। हालांकि पीएम मोदी के आने से पहले ही रैली वाले मैदान को जेसीबी से खुदवा दिया गया है। इस मामले को लेकर बसपा और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद के बारे में। बंगाल में सियासी जंग का अब नया रंग देखने को मिल रहा है। 12 मई को नॉर्थ 24 परगना में पीएम मोदी की रैली होनी है, लेकिन रैली वाले मैदान को ही खोद दिया गया है। बसपा ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की रैली को रोकने के लिए बंगाल सरकार एक काम करवा रही है। मैदान में भैंसों घूम रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं और पूरे मैदान में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने सफाई दी है कि मैदान पर ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड में 15 साल से कूड़ा कचरा जमा था और बच्चों को खेलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैदान को खूबसूरत बनाया जा रहा है। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार के करीब है और यह वजह है कि वह हिंदू मुसलमान कर रही है। स्वयं पित्रोदा के हालिया बयानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पित्रोदा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है अब और उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ठाकरे ने कहा, कौन बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, कौन बसपा के एजेंट है, इन बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। युवा नेता ने कहा कि आज बीजेपी देश का संविधान बदलना चाहती है, इसलिए संविधान की रक्षा के लिए हम सड़क पर उतरे हुए हैं। जनता हमें ही वोट देगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, अगर बीजेपी जीती तो शायद यह खबरी आखिरी चुनाव हो सकती है। लोकतंत्र में हर किसी की आवाज होनी चाहिए, हर किसी को लड़ने का अधिकार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सभी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, हर किसी को घर बनेगा। 2022 तक सभी के सिर पर छत होगी। किसानों की इनकम 2 गुनी होने वाली थी, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। आज महंगाई कितना हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम 2014 में कितने थे और आज कितने हैं। बीजेपी वादे तो बहुत करती है, लेकिन अपने सभी वादों को तोड़ती है।
भारत से तनावपूर्ण रिश्तों के बीच मालदीव के विदेश मंत्री आज यानी 9 मई को नई दिल्ली में रहेंगे। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन से एक दिन पहले विदेश मंत्री मूसा जमीर के भारत आने को दोनों देशों के मौजूद रिश्तों में एक नए मोड़ की तरह देखा जा रहा है। मूसा जमीर की भारत यात्रा से पहले मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल भारतीय पर्यटकों से मालदीव आने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत और मालदीव से रिश्तों का इतिहास रहा है। भारत ने पहले भी उनके देश की मदद की है और एक बार फिर दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। दरअसल इसी लाल लक्षद्वीप विवाद के बाद भारतीय पर्यटकों के बीच मालदीव बॉयकॉट का अभियान चला था और इसके बाद वहां जाने वाले भारतीयों की संख्या काफी घट गई है। जनवरी 2023 में मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में भारतीय रूसियों के बाद दूसरे स्थान पर थे, लेकिन लक्षद्वीप विवाद के बाद जनवरी 2024 में भारतीय पर्यटकों की संख्या घटकर 5वें नंबर पर आ गई है। मालदीव की जीडीपी के पर्यटन की हिस्सेदारी 30% है, साथ ही उसकी 60% विदेशी मुद्रा पर्यटन उद्योग से ही आती है। लिहाजा भारतीय पर्यटकों को अपने यहां आने की उसकी अपील को उसकी गिरती अर्थव्यवस्था संभालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही मालदीव के विदेश मंत्री की इस यात्रा को भी भारत से रिश्ते सुधारने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 10 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ में निकोलस पुरन और आयुष बडोनी ने 5वें विकेट के लिए 99 रन की पार्टनरशिप की। दूसरी ओर एसआरएच ने 166 रन का टारगेट महज 9.4 ओवर में हासिल कर लिया है। हैदराबाद से ट्रेविस हेड ने 16 बॉल में 50 लगाई। इस सीजन उन्होंने तीसरी बार 19 बॉल से कम में 50 लगाई है। वही लीग स्टेज के 57 के मैच में ही टूर्नामेंट के 1006 पर हो गए हैं। एसआरएच के ट्रेविस हेड ने लखनऊ के खिलाफ 16 बॉल पर 50 लगाई। यह हैदराबाद के लिए सबसे तेज 50 के रिकॉर्ड की बराबरी रही। इससे पहले हेड खुद अभिषेक शर्मा के साथ 16 से लेकर 16 बॉल में अर्धशतक लगा चुके हैं। ट्रेविस हेड ने आईपीएल में तीसरी बार 19 से कम गेंदों पर 50 लगाई। इससे पहले वह 2 बार 16 और एक बार 18 गेंद पर 50 लगा चुके हैं। हेड आईपीएल में 3 बार 19 से कम गेंदों पर 50 लगाने वाले एसआरएच के पहले ही प्लेयर बने। वही आईपीएल में वह ऐसा करने वाले दूसरे ही प्लेयर बने। उनसे पहले दिल्ली के जैक फ्रेजर मैकग्रा भी 3 बार ऐसा कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 9 मई को यानी आज हज यात्रा 2024 के लिए दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे से प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा है। यह मक्का और मदीना की ओर हजारों तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र यात्रा की शुरुआत का प्रतीक होगा। इससे पहले विदेश मंत्रालय के सचिव मुक्तेश के परदेशी ने 8 मई को सऊदी अरब की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान हज 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने बताया कि कुल 285 हज यात्रा 2:20 की फ्लाइट में सवार होगी। आज हज 2024 की दिल्ली से पहली फ्लाइट रवाना होगी और ये सुबह 2:20 पर इंशाल्लाह रवाना होगी। जो भी हमारे आज़मीन हज दिल्ली से जा रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और आज हमारे 285 हाजी इंशाल्लाह मदीना के लिए रवाना होंगे। जैसा कि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जानिब से हमारे आज़मीन हज की सहूलियत के लिए लगातार हज सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन कहा कि 8 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले हैदराबाद में पार्टी नेता वेंगलराव नागर के रोड शो अतिमान में भाग लेने की बात की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के सारा विकास कांग्रेस के शासन के कारण हो रहा है। वेंगलराव नगर में हमारी पदयात्रा अच्छी थी और लोग हमारे साथ जुड़े रहे थे। सभी ने चुनाव में कांग्रेस और सिकंदराबाद के उम्मीदवार दानव नागेंद्र के जिताने के मन बना लिया है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सभी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा जो विकास हुआ है वह कांग्रेस के कारण हुआ है। तो बहुत अच्छा था। वेंगलराव नगर में हमारा जो पदयात्रा थी बहुत अच्छी थी। लोग जुड़ रहे थे और सब लोग अपना मन बना चुके हैं पूरे अपना जुबली एरिया में और पूरे सिकंदराबाद एरिया में कि कांग्रेस को ही वोट डालेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। हमारे कैंडिडेट दानव नागेंद्र साहब को जिताएंगे और हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब के नेतृत्व में हम पूरा अच्छा काम करेंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे। सीएम के साहब के अगर हाथ मजबूत होंगे तो राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, फिर प्रियंका जी के हाथ मजबूत होंगे और सोनिया मैडम के हाथ मजबूत होंगे, फिर जाके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भी हाथ में। जब पूरे लीडर्स के जब हाथ अच्छा मजबूत होंगे तो मेरे ख्याल में कंट्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि कंट्री बहुत काफ़ी पीछे जा चुकी है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसा कोई डेवलपमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट लोग जो
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 8 मई को हैदराबाद के बहादुरपुरा में नवाब साहब कुंटा में डोर टू डोर अभियान चलाया। वह बीजेपी की माधवीलता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना में लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। 40 साल से हम बीजेपी को हरा रहे, कैसा हरा रहे? कौन थे वहाँ पे? 40 साल से यहाँ पे बीजेपी हार रही। 2014 में भी मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2019 में भी आए, मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2018 के असेंबली इलेक्शन में आए, मजलिस जीती। 2023 के असेंबली इलेक्शन में मोदी आए, हम जीते। तो ऐसा है ना, मोदी अमित शाह को जब तक नाम नहीं लिया मजलिस का, पेट में दर्द नहीं जाता। हम प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे कि पीएम केयर्स फंड के पैसे कहाँ हैं? वो आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे लिए कौन से बैंक में, बताओ हमारे को। मुल्क में आप नौजवानों को रोजगार नहीं दिए, बेरोजगारी मुकद्दर बना दिए, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल 100 पार हो गया। असल प्राइम मिनिस्टर मोदी मुल्क के आइन को, संविधान को बदलना चाह रहे ताकि रिजर्वेशन खत्म कर देना। और प्रधानमंत्री ये बोलो क्या मुसलमान घुसपैठी है? क्या हमारी बच्चियां ज्यादा बच्चे पैदा करती है? झूठ है। क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र लेगा क्या? जिहादी बोल रहे प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेट टीम में मिलना बोल रहे। तो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए प्राइम मिनिस्टर, और बजाय वजीर आजम होने के एक छोटे गली के लीडर की तरह बातें कर रहे हैं। हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार माधवीलता ने 8 मई को हैदराबाद में मानवाधिकार तस्करी के लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि वे कई समाधान नहीं निकाल सके। अब तक के मुद्दे असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी अब तक किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं कर सके। यहाँ गरीबी के कारण मुस्लिम लड़कियों की शादी कर दी जाती है और शादी के बाद उन्हें दूसरे देशों में ले जाया जाता है। उसके बाद उनका क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं किया है। लव जिहाद के कारण हिंदू परिवार को रो रहे हैं और अभी तक इस बारे में कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़की, यहाँ उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, माधवीलता ने कहा है। जितने भी यहाँ पे ज्यादती होते आ रहे हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, आज तक एक भी प्रॉब्लम के ऊपर 40 सालों से जीते हुए असदुद्दीन या अकबरुद्दीन दोनों के दोनों आज तक एक भी मसला को हल नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है इधर कितने घरों में मुसलमान लड़कियों का शादी बार बार यहाँ पर गरीबी के वजह से हो रही है, या शादी होकर इन लड़कियों को दूसरे देश लेके चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इनकी क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं। आज तक इन दोनों में कोई भी इसके बारे में किसी प्रकार का तैनात नहीं करे हैं, किसी प्रकार का ये लोग सच समझने की कोशिश नहीं करे हैं। और कितने ही हिंदू परिवार रोते आए हैं लव जिहाद के बारे में, और इसके बारे में भी आज तक कोई सच बाहर नहीं निकल आ गया है। शायद वो मुसलमान लड़की हो या हिंदू लड़की, इनके आंसुओं का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। मैं पूछती हूँ, जब इतना सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है तो क्या कर रहे हैं दोनों? ये तो एमएलए भी ये लोग जीतते हैं, एमपी भी यही जीतते हैं। क्या इनको इसके बारे में किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करवाने का, बैठने का उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? जब ये नहीं है इनको तो मैं क्या समझूं? क्या ये इनके भागीदार हैं जो चुप बैठे हैं? एक कहावत है, मौनम अर्धांगीकारम। इसका मतलब है जब आप चुप बैठते हो तो आधा तुमने मान लिया है इसको। तो मैं वही पूछती हूँ, वक्फ बोर्ड के लैंड इतने खींचे चले जा रहे, आप साइलेंट क्यों बैठे? वो वक्फ बोर्ड के तो मेंबर आपको दो। दारुसलाम में जब इतना सूद पे गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, उस बैंक के आप ही बड़े लोग हो, तो क्या कर रहे हो आप? चुप बैठने का मतलब यही है कि आप मान रहे हो आप भी इसके भागीदार हो। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये मुलविस है क्या ये? तो कहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हल कहाँ निकला? क्या हम लोगों को मालूम नहीं है? यहाँ पे चार मीनार में कितने सारे ऐसे लड़कियां भी थे जिनका मदद करने के लिए कर्नाटका से सुधा मूर्ति जी का जब टीम आया था, इनको मार के भगा गया है। आज भी आउटस्कर्ट्स में है जो कई लड़कियां, ओल्ड सिटी की लड़कियां हैं वहाँ पर, जिनकी जिंदगियां खराब हो गई है। असदुद्दीन एक बार भी जाकर वहाँ नहीं देखे उन लड़कियों को।